अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम है ज़ियाबीतिस के साथ कैसे जिए। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन क्लिनिकल डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं और साथ में जो है इंटर्निस्ट भी हैं, इंटरनल मेडिसिन और एंडोक्रिनोलॉजी को भी डील करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। और इकरा तारिक भी हमारे साथ हैं। मिस इकरा तारिक आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मिस इकरा तारिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मिस इकरा तारिक, आपने बड़े आज सवाल जो है अपने सामने लिख के रखे हुए हैं। आज मैंने सोचा डॉक्टर साहब से ढेर सारे सवाल पूछूंगी। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, हम ऐसा करते हैं कि एक केस स्टडी से आगाज़ करते हैं और फिर उससे मुतल्लिका जो सवाल मिस के ज़हन में आएंगे मिस इकरा के वो भी पूछेंगी। तो डॉक्टर साहब, ये मकसूद अहमद साहब का सवाल है और वो कह रहे हैं कि इनको गुज़श्ता 14 साल से ज़ियाबीतिस है और ज़्यादातर इनकी ज़ियाबीतिस इनके इख्तियार में नहीं रहती, कंट्रोल में नहीं रहती। और पिछली माह इन्होंने अपना A1C टेस्ट कराया है, गुज़श्ता 3 माह का शुगर का टेस्ट, जो कि 9.8 है। फ़िलहाल ये 70-30 किस्म की इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ कि इनके हाथ के ऊपर, दाएं हाथ के बल्कि पाँव पे, दाएं पाँव पे इनके जो है एक दाना सा बन गया और वो ठीक नहीं हो रहा, साइज़ उसका ठीक नहीं हो रहा और इनके पाँव जो हैं वो सोए हुए हैं, उनमें एहसास की कमी है और इनको कई दफ़ा पता ही नहीं चलता, जूते समेत ये बिस्तर में चले जाते हैं, जूता इनको नहीं एहसास होता कि मैंने उतार दिया। और ये पूछ रहे हैं कि मैं अपने पाँव की केयर के लिए क्या करूं और अमूमी तौर पे जो इनका मसला है उसके ऊपर भी कुछ हदायत दीजिए। इनके केस में 2-3 जो चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो कि इनका जो ब्लड शुगर लेवल ऑब्वियसली कंट्रोल नहीं है, इसके बावजूद कि वो इंसुलिन ले रहे हैं। मेरे ख़्याल से ये अपने किसी डॉक्टर्स के साथ इन टच नहीं है, इनको चाहिए अपने डॉक्टर से रब्ता करें और उसकी जो इंसुलिन की डोज़ को एडजस्ट करें या अपने खाने पीने के मामूलात को एडजस्ट करें और अपनी वर्जिश। अब जैसी इस कंडीशन में तो ज़ाहिर हम एडवाइस तो नहीं करते कि वो वॉक वगैरह करें, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इस लेवल को हमें नॉर्मल की तरफ लाना पड़ेगा जी सबसे पहले। ये तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। जैसे हम बात करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए 2 हल होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म जो आप उसी इमीडिएटली उसको सॉल्व करते हैं और एक होता है लॉन्ग टर्म ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए। तो शॉर्ट टर्म ये है कि इनका ये जो मुझे ऐसे लगता है जैसे उन्होंने कहा कि जूता पहन के बिस्तर में चले जाते हैं और बेहिस हो चुके हैं पाँव और उनको पता ही नहीं चलता कि उस पर कोई चीज़ लगी है या नहीं लगी। वो ऐसे कि इन्होंने शायद कोई जूता पहना, नया जूता पहना और उसके बाद उनको वहाँ पे रगड़ लगी या इनको चोट लगी, को रगड़ लगी किसी वजह से जी, तो उसकी वजह से ब्लिस्टर बना जिसको छाला कहते हैं जी। तो छाला बाज़ औक़ात से कॉम्प्लिकेट हो जाता है ठीक। तो क्योंकि इनका शुगर कंट्रोल नहीं है, वो ज़ख़म की सूरत अख्तियार कर गया तो उसमें इन्फेक्शन का एलिमेंट हो जाता है, तो ये डायबिटिक फुट की तरफ जाता है। डॉक्टर साहब, ये छाला और ये जो होते हैं वो वार्ड्स और ये जो एक कॉर्न, ये अलग अलग चीज़ें हैं जी। कॉर्न तो है कि जिसको चंडी कहते हैं कि अगर आप का प्रेशर एरिया पाँव पे, मिसाल के तौर पे आपका जो दायां पाँव उस पर ज़्यादा कि ख़ास हिस्से पे ज़्यादा ज़ोर पड़ता है तो उसने हिस्से की जो जिल्द है वो थिक हो जाती है और जब थिक हो जाती है तो एक सख्त हो जाती है और सख्त होने के बावजूद बाज़ औक़ात वो फट जाती है या कुछ एक्सीडेंटली काटते हैं, कुछ पेशेंट काटने की उसकी कोशिश करते हैं कि ये इतनी चंडी बन गई है तो हाँ बिल्कुल ब्लेड से आप उसको काटने की कोशिश करते हैं तो उससे ज़ख़म बन जाता है, वो ज़ख़म इन्फेक्टेड हो जाता है जिसे डायबिटिक फुट जन्म लेता है। तो इसमें अब ये है कि इनको फ़ौरी तौर पे चाहिए कि एक तो उस पर इसको अपने आप को इमोबाइल कर लें, अपने चलना फिरना बंद करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें फ़ौरी तौर पे और अपने जो शुगर के लेवल को नीचे लेके। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक पहलू हमें इसमें मिलता है कि हम अपने फुट का जो डायबिटिक पेशेंट अपने पाँव की हिफाजत कैसे करें। ये बड़ा ये हम है कि पाँव को हम कैसे लेके चलें कि हमें इस किस्म के प्रॉब्लम ना हो जी। तो अब ये होता सबसे पहले है कि एक बड़ी अच्छी मैंने एक जगह पढ़ा था, वो कहते हैं कि अपने पाँव की ऐसे हिफाजत करें जैसे अपने चेहरे की हिफाजत करें। जैसे हम चेहरे पे कोई निशान, कोई मिट्टी का धब्बा या कोई खुश्की
या कोई इस तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते, तो हमें इसी तरह हमें पाँव का भी इससे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आईने में देखते हैं अपना, आईने में देखते हैं। अब नीचे पाँव को कैसे अब उसमें कुछ आईने ऐसे तला जो है पाँव का जो तलवा, इसका बिल्कुल आसान है कि आप दिन की रोशनी में कमरे में जहाँ रोशनी हो एक शीशा जो हो मिरर ले लें, उसको फर्श पे रखें और अपने उसको उससे चेक कर सकते हैं। अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप किसी अपने घर के किसी फ़र्द को कह सकते हैं कि मेरा पाँव सोने से पहले ही मेरे पाँव में कोई ज़ख़म कोई चीज़ ऐसे चीज़ ना हो। तो इसका ख्याल हम कैसे रखें, ये मैं कुछ इसमें टिप्स आपको बताता हूँ। एक तो कि पाँव को रात को अपने जो है अच्छी तरह किसी भी मॉइस्चराइजिंग सोप के साथ, जिसमें ऐसे झाग जैसे डव सोप है, आप उसके साथ आपने उसको वॉश करें और उसको टॉवल के साथ खुश करें, और कोई भी लोशन मॉइस्चराइजिंग लोशन यानी जो नमी देता है जो नरम रख सकता है उसके साथ उसके साथ मालिश करके उस पर कवर कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा है। कभी भी डायबिटिक पेशेंट को चाहिए नंगे पाँव ना फिरें। अच्छा, कहते हैं हम घास पे चलेंगे तो सुबह सुबह आंखों को तरावट मिलेगी, दिमाग ताज़ा हो जाएगा। नंगे पाँव घास पे चलने की कोशिश करते हैं तो घास के अंदर बाज़ औक़ात कंकर, शीशा या कोई कील या कोई इस तरह नोक तर कीड़ा ये छुपे होते हैं, जिसकी वजह से कुछ ज़ख़म हो सकता है। तो इसमें ज़ख़म हो जाए तो ज़ख़म ख़राब हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, सुनने में आता है कि अगर उन्हें कोई ज़ख़म या कोई उन्हें दाना या छाला निकला है तो उसको भरने में बहुत टाइम लग जाता है, क्या इसमें कोई हकीकत है? जी बिल्कुल, इसमें 100% हकीकत है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होता है कि डायबिटिक पेशेंट की वैसे कुव्वत मुदाफ़ित अगर उसकी शुगर कंट्रोल है तो कम होती है, और जो हाई ब्लड शुगर का वाला खून या जिस खून के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हो तो वो एक गुड कल्चर मीडिया होता है जो जरासीम के ग्रो करने का। यानी जो जरासीम है वो ग्रो करते हैं, उनको खुराक के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, तो ग्लूकोज हमारा वो ब्लड मुहैया कर रहा होता है, तो जरासीम तेज़ी से लपकते हैं और उसमें ग्रो करते हैं, परवरिश पाते हैं और ज़ख़म को ख़राब करते हैं। तो इसमें काफ़ी हद तक हकीकत है। और अगर इसमें जैसे कि किसी की ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में है तो उस इंसान को कितना टाइम लगेगा उसका जख्म भरने में? उसको नॉर्मल आदमी की तरह, अगर उसका ब्लड शुगर कंट्रोल है, अगर नॉर्मल आदमी को हफ्ते 10 दिन में कंट्रोल ठीक हो जाता है तो उसको उतना ही अरसा लगेगा। तो उसमें जो हम आगे इसकी जो तसलसल में बात करते हुए कि हम बात कर रहे थे कि उसमें आप पाँव का ख्याल रखें, मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएं, नंगे पाँव ना चलें। और दूसरा जो है कि जब भी नया जूता, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो पहले नया जूता ख़रीदती हैं शौक़ से, और उसमें कुछ जो एक दो चीज़ें वो मलूज़ ख़ातर रखनी ज़रूरी है जो पाँव फुटवेयर के सिलेक्शन में। नंबर 1 के पाँव के जब जूते के अंदर पाँव रखा जाए तो उसके अंदर पाँव आपका इतना मूव कर सके, यानी उसकी जो अगला हिस्सा नोकदार ना हो। अगर बंद जूता पहनने, यानी पाँव आपके पंजे ऐसे बिल्कुल ऐसे इकट्ठा ना हो, मुर्गी की तरह ना हो। हाँ बिल्कुल, उंगलियां इकट्ठी ना हो, यानी जिसके अंदर जिसमें आपका पंजा अच्छी तरह मूव कर सके। ये एक नंबर 1 इसका सिलेक्शन हो जिसमें थोड़ा सा आप खुला हो, आरामदेह हो, कंफर्टेबल हो, और ऐसा जूता जो आपके आर्च ऑफ द फुट यानी जैसे कर्व होता है पैर का उसको सपोर्ट करे। तो सर वो तो होता है ना, वो जो ऊंची एड़ी वाली पहनती हैं, स्टिलेटो हील, चेंज वाली। अच्छा, जो वो एड़ी है वो उसमें 2-3 के हैं। एक तो आपका जो पाँव की जो उसकी जो एड़ी से जब उठान होती है, आपके जो सारा जो हड्डियों का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होती है, तो पंजे पे आ जाती है। तो पंजे पे वहाँ पे चंडियाँ बनने का खतरा होता है और वो किसी वक्त गिर भी सकते हैं, छोटे से ठोकर। बिल्कुल ठीक नहीं है फीमेल्स के लिए, ख़ास तौर पे अगर ओल्ड फीमेल हैं तो उनके अंदर फ्रैक्चर की टेंडेंसी होती है, बोन उनकी नाजुक होती है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, तो हिप का फ्रैक्चर हो सकता है। तो इस तरह कोशिश करें कि उसको जो है कि अवॉइड किया जाए। दूसरा, अब शौक में जूता हम नया ख़रीद लिया, हमने ईद पे ख़रीदा, किसी फंक्शन के लिए ख़रीदा, तो हम सारा दिन पहन के रखेंगे। जो नया जूता है पहले दिन सिर्फ आधा घंटा पहने और अगले दिन आप घंटा, फिर उसके बाद उसके अरसे को बढ़ाते चले जाएं। तो शौक में नया जूता पूरा दिन पहन के ना रखें। और अक्सर औकात ऐसे होता है कि जो वो उस जगह पे छाले बन जाते हैं, जूता क्योंकि पैर पूरी तरह फिट होता नहीं है, तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशन होती है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म हील्स पहन सकते हैं? वो भी कई दफ़ा प्लेटफॉर्म हील होती हैं मगर 4-5 इंच की होती हैं, तो इससे कोई पाँव ये मुड़ने का या कोई टखने में देखिए हील जो है ना, देखिए हमारा जो पाँव है ना वो एक आर्च की तरह है। हील उसके आर्च का एक पिलर है और जो फ्रंट फुट है, जो 4 फुट है, वो भी उसका आर्च है, दरमियान में ऐसे कर्व सा बना हुआ। तो जो बॉडी का सारा वजन इन दोनों आर्चेस के ऊपर है।
इनमें से कोई भी आर्च इम्बैलेंस होगी तो आपका प्रॉब्लम होने का खतरा, चाहे वो हील की शक्ल में हो चाहे किसी और तरह से भी हो। लेकिन अगर जूता सॉफ्ट है, जैसे कि कोई नया खरीदा तो वो सॉफ्ट जूता है, उसको भी हम क्या पहले दिन आधा दिन देखें, जब भी देखें आप देखें आप जूता एक ऐसी चीज होती है, आप अपना चप्पल या जूता पहनते आपको पहनते आपका बॉडी बता देता कि ये मेरा जूता है। अगर आप किसी दूसरे का पहनेंगे आपको फौरन एहसास होगा मैंने गलत जूता या दूसरा पहन लिया। तो बेसिकली आपका जो पाँव में एडजस्ट करता है उसके जूते के साथ, उसके वक्त के साथ, वो अपने शेप के साथ, उसकी शेप के साथ एडजस्ट कर जाता है, जो प्रेशर एरियाज के साथ एडजस्ट कर जाता है। तो इस तरह जो जूता है वो थोड़ा सा ग्रेजुअली इसको आप यूज टू उसके साथ हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। मिसिक्रा मैंने ये भी सुना है कि वो कहते हैं कि पाँव में मोच और छोटी सोच, इससे इंसान ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। अच्छा, जब जूता हम पहने ख़ास तौर पे जो तो उसमें होता है कि झाड़ के पहने, ये तो सुन्नत भी है कि क्योंकि उसके अंदर बाज़ औक़ात कोई कंकर, कोई कील, कोई ऐसी चीज़ होती है। बाज़ औक़ात कुछ रिकमेंड करते हैं हाथ फेर के देख लें कोई कील अंदर से, ऐसे बाज़ औक़ात होता है वो जूते के अंदर पाँव जैसे इनके नाम में मकसूद साहब के जी। तो ऐसे सूरत में बहुत ज़्यादा के एहतियात से काम लिया जाए। और दूसरा ये इसमें हम बाज़ औक़ात ऐसे कहते हैं कि सर्दियों में ख़ास तौर पे एहतियात करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे हमारे जो डायबिटिक अफराद हैं हीटर के आगे बैठ जाते हैं और उनके पाँव बेहिस होते हैं और हीटर की जो हीट होती है उससे वो छाले बनते हैं, हीट ब्लिस्टर बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। तो दूसरे दिन उठते हैं कि उनको छाले बने हुए होते हैं, उनको उसमें वो प्रॉब्लम हो सकती है। कई दफ़ा मैंने अभी कल भी एक पेशेंट था कि उनके पाँव पे चूंटियाँ चढ़ गई, सो गए, पता ही नहीं चला, चूंटियों ने काट लिया, छोटे छोटे जख्म बने। कल एक पेशेंट मेरे पास आई थी तो उसके इसी जो था तो वो इसी किस्म का जो प्रॉब्लम के साथ, तो उनका जो चूंटियाँ काटने की वजह से वहाँ छोटे छोटे जख्म बन गया और वो काफ़ी परेशान, उनको पता ही नहीं चला कि चूंटी ने काट ली। तो ये एक हमें उसके ख़ास ख्याल रखना कि ऐसी जगह हो जहाँ पे चूंटियाँ हो। ये आपने ज़रूर थोड़ी देर में बताना है कि ये क्या करें कि ये जिनके पहले तो डायबिटिक्स ऐसे उनकी ये नौयत ही ना आए, नौबत ही ना आए कि उनके पाँव इतने सो जाएं। एक सवाल ये आपसे एक सवाल आपसे ये करना है कि जब उनका ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा होगा तो पाँव में उल्टा दर्द शुरू हो जाती है कई लोगों को, इसके ऊपर भी बताना है। और तीसरा ये कि कैसे शुगर को लेके चला जाए कि अगर ये मसला हो गया है, पाँव नम हो गए हैं, तो क्या कुछ वापसी हो सकती है? हाँ, इसमें देखें जो पहला है जैसे जब भी हम बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, जब आपके ऐसी चीज़ की नौबत ही ना आए, यानी हम उस लेवल पे ना जाएं जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन हो। तो जो हमारे यहाँ मकसद इलाज का भी मकसद है कि हम डायबिटिक पेशेंट का वो स्टेटस रखें कि जिसके वो कॉम्प्लिकेशन फ्री रहे सारी ज़िंदगी के लिए। तो क्योंकि ये भी कॉम्प्लिकेशन है, न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, एडवांस न्यूरोपैथी है, तो इसका हमें शुरू से ख्याल इस तरह रखना है। और अच्छी बात यह है कि जितना अच्छा आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी शुगर का कंट्रोल अच्छा होगा उतने चांसेस कम है कि आपको न्यूरोपैथी होगी। अपने A1C हम लोअर साइड पे जितना रखेंगे तो इसके, और अगर A1C को इम्प्रूव करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, वन ऑफ जो कॉम्प्लिकेशन न्यूरोपैथी जिसको ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंच सकता है कि शुगर का कंट्रोल सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस रखता है इसके रोकने के लिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए। अच्छा, दूसरा आपका क्वेश्चन था कि अगर ये कई लोग जो हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने इलाज शुरू किया, मेरी जूं शुगर ठीक होती जा रही, मुझे तो दर्द। हाँ, ऐसे होता है कि जब हमारा हाई शुगर लेवल होता है तो हमारा जो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो शुगर लेवल हाई रहता है तो हमारी जो नर्व्स हैं वो भी यूज टू होती हैं। जब हम शुगर को अच्छा कंट्रोल करते हैं तो ये थोड़ा शिफ्ट होता है, ग्लूकोज कंट्रोल बेहतर होने से वो उसकी नोयत मुख्तलिफ हो जाती है, एक नई एनवायरनमेंट आ जाती है। तो हम इसको तो इंसुलिनराइटिस कहते हैं। इंसुलिन शुरू की साथ ही पेनफुल न्यूरोपैथी एक्सीड कर गई, बंदा परेशान हो गया, पहले तो मेरी दर्दें ठीक थी, अब मुझे दर्दें ज़्यादा हो गई। लेकिन ये याद रखें ये वक्ती फिनोमेना है, ये नहीं जो आप इस वक्त कीमत इसकी पे करें इस दर्द को बर्दाश्त करने की या कोई दवा लेके, तो वो कहीं उससे बेहतर है कि हम आपको शुगर का लेवल कंट्रोल होने से दवाइयाँ ऐसी हैं जिससे ये फ़र्क पड़ता है। तो इससे हमें जो है कि ये वक्ती है, इसको बर्दाश्त कर लिया जाए, अपने डॉक्टर से मशवरे से कुछ अद्वियात ऐसे इस्तेमाल की जाए जिससे ये पेनफुल सिचुएशन वो कम हो जाए। और हमें जो है कि इसको अगर कॉम्प्लिकेशन से रोकने के लिए ज़रूरी है कि कंट्रोल अच्छा करें।
और अगर हो गई है तो कुछ वापसी की भी अच्छा, अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें अगर इरिवर्सिबल स्टेज भी नहीं गई तो रिवर्ट हो जाती हैं, चेंजेस रिवर्ट होती हैं, लेकिन हम पूरी तरह नहीं कह नहीं सकते, लेकिन कम से कम ये ज़रूर होता है कि उसकी प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो जाती है। यानी उसकी स्पीड जो अगर वो साल में इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी तो हो सकता है ये ऐसी कंडीशन 5 साल में है या 6 साल में है, तो बहुत स्लो कर दी जाती है, उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर दिया जाता है। अक्सर ये जो छाला बन गया मकसूद साहब की, इसको कुछ बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल बेहतरी आ सकती है अगर इसको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से मशवरा करें, इस पर उसको ड्रेसिंग की जाए प्रॉपर, और अगर वो देखें इन्फेक्शन होती है उसका वो इलाज किया जाए, लेकिन ये जो भी अपने तौर पे जो है मामलात को अपने तौर पे हल करने की कोशिश न करें। एक और बड़ी अहम बात है कि हम जो पेशेंट हमारे अक्सर आते हैं वो टाइट सॉक्स इस्तेमाल करते हैं। अपने जो टाइट सॉक्स होती हैं वो अपने जो सर्कुलेशन को इम्पेयर करती हैं, तो पाँव को जो सर्कुलेशन है वो ख़राब की कम हो जाती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है, स्मोकर्स की नालियाँ खून की तंग हो जाती हैं, उसमें पूरा प्रॉब्लम आ सकती है। जो एक और जो चीज़ सबसे अहम ये बात है कि जब भी आप कोई भी अगर आप वॉक करने के लिए जाएं तो अपना जूता, मैं अक्सर देखता हूँ अब मैं वॉक करने जाता हूँ तो ख़वातीन ख़ास तौर पर चप्पल पहन के वॉक कर रही होती हैं, कुछ लोग वैसे चप्पल पहन के वॉक कर रहे हैं और पेशावरी चप्पल पहन के वॉक कर रहे हैं। हालांकि ऐसे जूते का इंतखाब करना चाहिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, आपको थकाए ना और आपको ज़ख्म ना करे। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हमने कुछ ऐसी ख़वातीन देखी जो किचन में काम कर रही हैं, कोई सब्ज़ी वगैरह काट रही हैं, काटते काटते एकदम से उन्हें कोई कट लग जाता है, लेकिन उन्हें महसूस नहीं होता, और जब वो खाना वगैरह बना रही थी उसके बाद एकदम से अपने हाथ देखती तो उन्हें पता चलता है कि ओहो ये तो कट लग गया, शायद सब्ज़ी काटते हुए लग गया होगा। ये हमारा जो है वो ख़राब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल की तरफ इशारा करता है कि उस वजह से हमें वो उसकी तकलीफ महसूस नहीं होती, या इसके पीछे क्या वजह है? इसके कदरे किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि जैसे आपकी पाँव की नर्व्स इफेक्ट होती हैं, क्योंकि जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, क्योंकि जो पाँव को नर्व सप्लाई है वो स्पाइनल कॉर्ड से सीधी लंबा फाइबर 1 मीटर तक तो वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होती है। अगर वो हो गए हैं तो उसके बाद हाथों की भी बारी आती है। बाज़ औक़ात ऐसी न्यूरोपैथी को हम ग्लव एंड स्टॉकिंग न्यूरोपैथी कहते हैं, यानी जहाँ जहाँ दस्ताने होते हैं, जहाँ जहाँ जुराबें होती हैं, जिसमें नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है ये वो भी जैसे पाँव सुन हो सकते हैं, उंगली भी सुन होने के। और कई डॉक्टर वो कहते हैं जी मैं रात को सोता हूँ तो हाथ सुन हो जाते हैं, पाँव सुन हो जाते हैं। हाँ, ये कोई कहते हैं हाँ पाँव जलते हैं रात। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें ना इसमें ओवरलैपिंग है। न्यूरोपैथी के साथ हम एंग्जाइटी न्यूरोसिस को भी करते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो एंग्शियस होते हैं उनके सोने से हाथ, जो सुबह सो के उठते हैं हाथ पाँव सुन्न हो रहे होते हैं, बेसिकली एंग्जाइटी तो सुबह हाइटेंड एंग्जाइटी होती है, आप लोग उसे बेहतर जानते हैं, तो उस वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपको, लेकिन जो न्यूरोपैथी की पेन आमतौर पे वर्स्ट एट नाइट होती है, नाइट पेन्स होती हैं, लेग्स पेन होती हैं, काफ पेन्स होती हैं, तो ये बेसिकली जो न्यूरोपैथिक पेन है वो रात को आमतौर पर वर्स्ट होती है। जब पेशेंट लेटता है बिस्तर पे तो उसको ये तकलीफें और ये रेस्टलेस लेग्स भी हो जाती हैं, रेस्टलेस लेग भी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे पूछना चाह रहा था मैं, आपने सर्दियों की बात की, हीटर्स के सामने बर्फ़ जिस तरह एक चीज़ होती है फ्रॉस्ट बाइट, बहुत ठंडे वो हाथ पाँव ठंडे हो जाना, ऐसा महसूस होता है डायबिटिक्स को कि इनके पाँव जो है वो उनकी सर्कुलेशन को कम हो जाती है, पाँव ठंडे रहते हैं, कोई उनकी जो ये जारी होती है सर्कुलेशन वो वहाँ पे उस पर पता भी किया जा सकता है कि इनकी पूरी जारी है सर्कुलेशन या नहीं, और क्या इनकी ये खुश्क भी जल्द हो जाती है? देखिए, बहुत सारी जैसे न्यूरोपैथी में 2-3 चीज़ें होती हैं कि एक तो आप देखो पाँव पे जो हेयर होते हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाती है, पाँव पे जो पसीना आने की शरह वो कम हो जाती है, पाँव की जल्द खुश्क होना शुरू हो जाती है, ये भी न्यूरोपैथी की तरफ है। और पाँव के जो नाखून हैं वो उस पर फंगस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लग जाती है, बुरबुरे हो जाते हैं, टूटने लगता है कि टूटने के करीब हैं। और बाज़ औक़ात जो पाँव की उंगलियों के दरमियान फंगस इन्फेक्शन होती है जिसको टीनिया इन्फेक्शन कहते हैं, टीनिया पेरिस होती है, जो एथलीट फुट भी कहते हैं, कि नमी लोग वज़ू करते हैं, नहा के निकलते हैं तो जल्दी से जराबें पहनते हैं, शूज़ पहन लेते हैं तो नमी वहाँ रह जाती है, तो सफ़ेद से आपने देखा होगा उंगलियों, पाँव की उंगलियों के दरमियान ज़ख्म से बन जाते हैं। तो बेसिकली दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे प्रोवाइड पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ द बैक्टीरियाज।
कि जहाँ से बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी स्किन की जो इंटेग्रिटी ब्रीच होती है किसी भी वजह से, आप काट ले हो या किसी फंगस इन्फेक्शन की वजह से, तो यहाँ से जरासीम तेज़ी से अंदर पाँव की तरफ ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसी इन्फेक्शन जब भी हम ख़ासतौर फंगस इन्फेक्शन रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम नहा के निकलें या वज़ू करें तो अपने पाँव के लिए ख़ास तौलिया रखें, उसको खुश्क करें, ख़ास तौर पर जो दरमियानी हिस्से को। तो एक स्पिरिट स्वैप के साथ, स्पिरिट के अंदर खसूसियत ये है कि वो पानी को, नमी को जज़ब कर लेती है। तो एक फाहे के ऊपर आप जो स्पिरिट लगवा के तो उसको उंगलियों के दरमियानी हिस्से को करके खुश्क कर लें, उसको ड्राई होने दें। फिर भी अगर कोई आप क्रीम जैसे एंटी फंगल क्रीम लगाना चाहते हैं, अगर उसमें ज़ख़म है, अगर नहीं तो अगर ये प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी है कि उसमें ज़ख़म नहीं होता। ख़ासतौर पर ये जो बरसात का मौसम जिसमें हम जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रोन है, इसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी पाँव की इन्फेक्शन होती है। डॉक्टर साहब, मेरा एक और क्वेश्चन है, बल्कि दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कुछ डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें बल्कि हम अमूमन लोगों में देखते हैं, वो भी करते हैं कि किसी और का जूता पड़ा है तो अपना पहनने की बजाय किसी और का पहन लेते हैं। अगर किसी को एलर्जी है पाँव पे या कोई दाने वगैरह निकले हुए, जूता पहन लेने से उससे भी तो एलर्जी हो सकती है। क्या वो भी डायबिटिक पेशेंट के लिए कोई नुकसानदेह, या उसको भी ख़त्म होने में टाइम लगेगा? अगर एलर्जी जो है ना एक दूसरे का जूता पहनने से नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात जो जूते का जो मटेरियल है, खासतौर पे रेक्सिन या उसका जो चमड़ा या उसके जो केमिकल्स हैं, वो आपके जो पाँव के साथ जब इन टच होते हैं तो वो एलर्जी कर सकते हैं। तो एलर्जी में खारिश होती है, बाज़ औक़ात पेशेंट्स होते में खारिश करता है, तो इतनी इंटेंस खारिश होती है कि उसमें वो ज़ख़म कर लेता है, तो फिर ज़ख़म होने से और वो प्रॉब्लम फिर मसला होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, गैंग्रीन का जो है वो अक्सर मैंने सुना हुआ है, क्या ये भी इसी से ही ताल्लुक है इसका, या ये कोई अलग चीज़ है? जैसे एक बड़ी फेयरफुल और एक बड़ी फ्राइटनिंग किस्म की कंडीशन है कि जिसमें हम ये होता है कि पाँव की जो, देखें ऐसे है कि पाँव को एक सप्लाई है, जैसे डॉक्टर एजाज ने पूछा कि कैसे पता कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि हम अपनी पल्स जो पैरों की नब्ज़ है उसका डॉक्टर या आप खुद भी प्रैक्टिस से सीख सकते हैं अपने पाँव की नब्ज़ को चेक करने के लिए। तो जैसे डायबिटीज़ जो पुरानी होती जाती है तो तमाम खून की, जिस्म की खून की नाली में तंगी आती है। इस तरह जो टांगों की नाली उसके अंदर भी तंगी आती है। तो बाज़ औक़ात ये तंगी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो जो पाँव को, जो एरिया को जिस वो नाली सप्लाई कर रही होती है, वो सप्लाई नहीं मिलती खून की, तो उस हिस्से में गैंग्रीन हो सकती है। बाज़ औक़ात ये गैंग्रीन बढ़ जाती है, अगर कोई पहले ज़ख़म हुआ था तो और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये काले रंग से शुरू होती है, टिप से शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता बाज़ औक़ात ऑटो एम्पुटेशन हो जाती है, यानी कि अगर आपको सर्जन के पास भी नहीं जाता, उंगली खुद ब खुद झड़ सकती है। तो ये काफ़ी एडवांस फॉर्म है। तो लेकिन ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। अच्छी बात ये है कि प्रिवेंशन, वो कहते हैं इज़ बेटर देन क्योर, कि आप जो है कि आप ट्रीटमेंट करवाएं, फलां करवाएं, उस चीज़ का सोचें। जैसे हम जब भी बात करते हैं, हम गवर्नमेंट के लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं कि फलां कॉम्प्लिकेशन का इलाज करवाना है। भाई वो कॉम्प्लिकेशन को रोका क्यों ना जाए? प्राइमरी प्रिवेंशन पे पैसे भी कम खर्च आते हैं, आपकी लॉन्ग टर्म फ़ायदा भी ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत इसके हम इसके सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन करें। डॉक्टर साहब, ये डायबिटिक्स में कोई वेरिकोज वेन्स, ऐसा कोई ये टर्मिनोलॉजी, ये क्या चीज़ है कि इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या क्या होती है? क्या इनके पाँव में सोजिश या मोटे हो जाते हैं पाँव को, ऐसे मसले भी हैं? इसमें जो वेरिकोज वेन है, बेसिकली जो हमारी जो सुपरफिशियल वेन्स हैं, इनके जो वेल्व्स इनकॉम्पिटेंट बाज़ होता है, तो नॉर्मली ये होता है कि आपका यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यानी कि जो ब्लड फ्लो है वेन्स के अंदर इस डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होता है। हाँ, देखें ऊपर की तरफ, जैसे आप नीचे वाली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल पे कोई चीज़ फेंक लें, तो बाज़ औक़ात होता है कि आपने वन वे फ्लो, अगर आपको पानी वापस आने की कोशिश करे तो वेल्व उसको रोक लेता है, वो वापस नहीं आने देता। सिमिलरली बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ख़ास तौर पे वो लोग जिनका खड़े होने का काम, बहुत सारी ख़वातीन जो कुकिंग करती हैं 4-5 घंटे उनको खड़ा होना पड़ता है, वो लोग खड़े होकर जो काम करते हैं, तो उनके अंदर बाज़ औक़ात ये जो वेल्व्स हैं इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। जब इनकॉम्पिटेंट होते हैं तो वो वेन्स उनकी प्रोमिनेंट, देखा कि उनके जो टांगों की नालियाँ, खून की नालियाँ ब्लू से कलर की काफ़ी फूल जाती हैं, और बाज़ औक़ात इतनी फूल जाती है उसमें से ब्लड भी यूज़ करता है,
और उसमें छोटे छोटे ब्लड स्किन के अंदर वो जमा हो जाता है, काले काले डॉट्स पड़ जाते हैं टांगों के ऊपर। और बात इसका, लेकिन ये भी सर्जिकली इसको ट्रीट किया जा सकता है और इसको मुमकिन है। लेकिन हम यही कहते हैं कि अगर आपको ऐसा होने, ज़्यादा देर खड़ा एक पोस्चर में ना रहें, थोड़ी सी मूवमेंट को चेंज, पोस्चर को चेंज करें, रेस्ट भी करें, फिर अपना काम करें, रेस्ट करें, फिर काम करें, तो इस तरह हमें करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप स्मोकर्स की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि स्मोकिंग से और ज़्यादा ख़राबी होती है, तो अगला जो सवाल है वो भी कोई स्मोकिंग के मुतालिक है। जी। तो उसमें हम ये पॉइंट को एड्रेस कर लेंगे। मिस इकरा, यहाँ पे डॉक्टर साहब से हमने कमोबेश तमाम सवाल पूछ लिए हैं। A1C इनका 9.8 है, वो भी बात कर ली। 70-30 इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाँव का इनका बुनियादी तौर पे मसला था मकसूद अहमद साहब का। और खुश आइंद बात यह है कि अगर ये अपनी शुगर को ठीक करें तो इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कोई आपने और बात करनी है? मैं अगला केस डॉक्टर साहब से। अच्छा जी, ब्रेक ले लें या चलते चलें, क्योंकि अभी हमारे पास 5:33 हो गए, तो आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब जो अगला सवाल है ये बता रहे हैं, अपने वालिद के मुतालिक सवाल पूछ रहे हैं कि इनके वालिद 5 साल से डायबिटिक हैं और अभी वो गोलियां लेते हैं, और इनके वालिद के जो शुगर है, ब्लड शुगर लेवल्स हैं, वो बढ़ी हुई है, वो कंट्रोल नहीं है। अफसोस की बात यह है कि इनके एक भाई वो भी 45 साल की उम्र में फौत हो चुके हैं, और इनके वालिद जो हैं वो चेन स्मोकर हैं। वो जो मैं बात स्मोकिंग की कर रहा था, इनके वालिद साहब चेन स्मोकर हैं, 15 साल से लगातार जो है वो 1-2 डब्बियाँ रोज़ाना पीते हैं। ये पूछ रहे हैं कि जो इनके भाई फौत हुए हैं, डिटेल नहीं बताई कि वजह क्या थी, क्या वो भी डायबिटिक थे या नहीं थे, मगर 45 साल की उम्र में बहरहाल फौत हुए हैं। कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कुछ नहीं बताया। पूछ ये रहे हैं कि क्या स्मोकिंग का, सिगरेट पीने का, तंबाकू नोशी का और डायबिटीज़ का कोई ताल्लुक़ है, और इससे जो वो सुनते रहते हैं, जो डब्बी पे भी लिखा होता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है, तो ये मुज़िर किस तरह है? ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसको हम कमोबेश मेरे ख्याल से हमें हर फोरम पे डिस्कस करना चाहिए। तो इसको जो डायबिटिक पेशेंट कोई भी कॉम्प्लिकेशन, जैसे हमने बात की, उसको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, उसके डायबिटिक फुट हो सकता है, टांगों की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पाँव की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं विद द फैक्टर ऑफ 4 या 6 अगर आप इसको, अगर आप डायबिटिक हैं और स्मोकर हैं। तो हम जैसे अगर इनका, मुझे ऐसे लगता है कि इनकी फैमिली के अंदर प्री मेच्योर कार्डियक डिजीज़ है, 45 ईयर्स की एज के अंदर डेथ, इट्स टू यंग टू हैव द कार्डियक डिजीज़ एट दिस एज। तो अब ये इनका 45 ईयर्स, इसका मतलब इनकी फैमिली के अंदर कार्डियक डिजीज़ है, क्योंकि कई दफ़ा नहीं होती, लेकिन किसी फैमिली मेम्बर को, सिबलिंग्स को, यानी भाई बहन को या आपके पेरेंट्स को अगर अर्ली कार्डियक डिजीज़ हुई है। कार्डियक डिजीज़ से क्या मुराद? हार्ट अटैक, जिससे हार्ट अटैक हो, क्यों हो गया हार्ट अटैक? वो कुछ जेनेटिकली उनके अंदर ऐसा मेटाबॉलिज्म होता है कि उनको जल्दी हार्ट डिजीज़ हो जाती है। एक जेनेटिक फैक्टर है, एक जिसको हम रिस्क फैक्टर भी कहते हैं। यानी अगर हार्ट डिजीज़ के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, ओके, हाई ब्लड प्रेशर है, ओके, ठीक है, दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉल डिसलिपिडीमिया यानी लिपिड डिस्टर्ब होना, चर्बी, स्मोकिंग, अच्छा, एज यानी जो हम बूढ़े होते जाते हैं, हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ता जाता है। लेकिन प्री मेच्योर कार्डियक इवेंट इन द फैमिली, ये भी कार्डियक रिस्क फैक्टर है कि अगर किसी एज, जल्दी एज के अंदर हार्ट डिजीज़ हुई है। डॉक्टर साहब ये भी हो सकता है कि पहला ही अटैक हो और बंदे की खुदा न खास्ता डेथ? जी, 50% लोग ऐसे उनकी डेथ हो के फर्स्ट अटैक हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनका प्रॉब्लम हो जाता है। तो इनमें लगता है कि ऐसे कार्डियक डिजीज़, तो इनके जो फादर हैं ऐसा लगता है कि हाई रिस्क पेशेंट। पर वो तो सिगरेट पी रहे हैं 15 साल से, वो पी रहे हैं। अच्छा, उसमें अब देखें, इसमें 2 इम्पैक्ट हैं। बहुत सारे पेशेंट से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ अपनी कंसल्टेशन में, आप समझते हैं कि डायबिटीज़ का और सिगरेट का आपस में क्या ताल्लुक़ है? तो उसमें से 99% पेशेंट्स का ये जवाब होता है कोई ताल्लुक़ नहीं। हालांकि ये ताल्लुक़ इतना अहम है कि जिसको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। उसका अंदाज़ा इस तरह आप लगाएं कि एक आदमी अगर
ऑयल टैंकर पे बैठ के सिगरेट पी रहा हो, तो मैं उससे पूछता हूँ तो आपको आग लगने का कितना खतरा, वो कहते हैं जी 100% उसको खतरा है उसको। ऑफ कोर्स। मैंने कहा जी अगर ये खतरा 600% हो तो आप उसमें बैठेंगे? कहते नहीं, हम गुजरेंगे मेरे पास से। तो बिल्कुल इसी तरह जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो स्मोकर है, उसको हार्ट डिजीज़ होने का, हार्ट अटैक होने का ख़तरा 600% तक है। 6% नहीं है, 100% भी नहीं है, 600% है। यानी इसका मतलब कि वो आतिशफ़शां के दहाने पे बैठा है। बिल्कुल। किसी वक्त ये आतिशफ़शां फट सकता है। Correct. और आप कभी भी किसी दिल के हॉस्पिटल की एमरजेंसी में चले जाएँ, जितने यंग पेशेंट जो 40-45 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में वहाँ लेटे होंगे, उनमें अक्सरियत स्मोकर होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और अच्छी बात ये है कि ये प्रिवेंटेबल है, इसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। ना पिए सिगरेट। अगर आप सिगरेट ना पिए तो आप बच सकते हैं। तो इससे ये एक रिस्क फैक्टर। पर डॉक्टर साहब, ये जो बुजुर्ग 15 साल से पी रहे हैं, ये किस तरह, ये भी तो मुआशरे में ऐसे नज़र आते हैं जी, वो फलां बंदा तो इतने सिगरेट पीता है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। देखिए होने को कुछ, देखिए चांसेस हम जब बात करते हैं कि ये तो नहीं कि 100 जो आपको सभी को वो हो जाएगा, लेकिन चांसेस। बट डायबिटीज़ है जी, 5 साल डायबिटीज़ के साथ अगर स्मोकिंग करना, इसको हम कहते हैं कि अपने खुदकशी के बराबर है। ये खुदकशी करने के बराबर है कि इतना इसका ख़तरा है हार्ट डिजीज़ का। तो कम से कम जो डायबिटिक पेशेंट है अपने आप, वो तो कम से कम दूसरे लोगों को भी नहीं पीनी चाहिए जी, लेकिन डायबिटिक को तो बिल्कुल ही स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इससे जो ज़्यादा हम बात आगे जो हम बात करते हैं पैसिव स्मोकिंग की, हमारे बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो घर में बैठ कर स्मोकिंग कर रहे हैं, इर्द गिर्द बच्चे बैठे हुए हैं, बीवी बैठी, गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी के अफराद एसी चल रहा है और सिगरेट पी रहे हैं। तो जो लोग सिगरेट नहीं पी रहे उनको भी उतना ही नुकसान का खतरा है जितना उस बंदे को सिगरेट पीने वाले को। तो आप डिस्करेज करें हमें माशरती तौर पे। गवर्नमेंट ने तो काफ़ी जगह पे पाबंदी लगाई कि आप किसी पब्लिक प्लेसेस पे नहीं कर सकते, लेकिन कुछ होटल्स इसकी खिलाफ वर्जी भी करते हैं, वहाँ लोग ओपन स्मोकिंग कर रहे होते हैं। हालांकि स्मोकर्स एरिया या उनको बिल्कुल क्लोज एरिया प्रोवाइड किया जाता है, करने लग गया। हाँ जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे किसी दूसरे मुल्क में चले तो उनके लिए स्मोकर से अलग स्मोकर्स रूम होता है जहाँ बैठ कर। और जितने एयरक्राफ्ट हैं उनमें तो पीने की इजाज़त नहीं। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा डिस्करेज करना। अभी हम सिर्फ कार्डिक डिजीज़ की बात कर रहे हैं कि इसके साथ कार्डिक इवेंट्स का रेट वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी हमने कैंसर की बात नहीं की। जो इसके साथ लंग कैंसर या दूसरे कैंसर एसोसिएटेड हैं, वो आपको जो कैंसर है उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है लंग कैंसर का। और लंग कैंसर आपको आमतौर पर स्टेज पे मिलता है जिस पे हम कुछ कर ही नहीं सकते, वापसी मुमकिन नहीं होती। तो हम अपना लाइफ स्पेन शॉर्ट कर रहे होते हैं हर सिगरेट पीने के साथ। और जो तीसरी बात, अभी हम डायबिटिक फुट की बात कर रहे थे कि डायबिटिक फुट वाले अगर हम अपने पाँव को बचाना चाहते हैं शुगर का पेशेंट, तो उसको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर पाँव के ख़राब होने का ख़तरा, जैसे इसने बात की कि उनका गैंग्रीन होने का ख़तरा बढ़ जाता है अगर वो स्मोकिंग करते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम 4 से ज़रब दे देते हैं या 6 से ज़रब दे देते हैं, तो तब ये मामला इतना गंभीर हो जाता है। तो हमें माशरती तौर पे अपने इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी इसको डिस्करेज करना चाहिए, स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट ख़ास तौर पे स्मोकिंग ना ही करें तो बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह आप कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो मूल अमराज है, तकरीबन तमाम अज़ा को ये इफ़ेक्ट करती है, ये जो स्मोकिंग है ये भी काफ़ी अज़ा को, जैसे सांस की नालियाँ, अभी तो आपने लंग कैंसर की बात की, फेफड़ों के सरतान की, मगर ये कुछ सांस की बीमारियों को भी जन्म देती है और दिल की बीमारियों को भी जन्म देती है, और कोई हमारी जो है कोई ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करती है। देखिए, जहाँ जहाँ बारीक नालियाँ हैं जिसको बहुत बारीक आर्टरीज है, देखें जब हम नेफ्रोपैथी का केस हो, अगर वो पेशेंट किडनी जिसके इफेक्ट काम नहीं कर रहे, डायबिटिक पेशेंट है जो भी है, उसके भी अंदर जब स्मोकिंग करते हैं तो ये उसका चांसेस और ख़राब होने के बढ़ते जाते हैं। आँख की बीमारी, रेटिना की बीमारी है, आँख के अगर जो पर्दा इफेक्ट होता है, अगर स्मोकर्स हैं उनके अंदर ज़्यादा बुरा तरह ख़राब होता है, फालिज का ख़तरा इसमें बढ़ जाता है। तो ये जैसे कि ये तो हम हर बीमारी को, जैसे हम कहते हैं कि एक मोमबत्ती को दोनों एंड से जलाना शुरू कर दें। डायबिटीज़ तो आपको एक तरफ से जला रही है, हमने ऊपर स्मोकिंग करते हैं तो दोनों एंड से जला रहे हैं, तो वो जो खात्मा है वो दिल खैर जल्दी होने के चाहे। तो इसलिए हमें इस फैक्टर को माइनस कर देना चाहिए अपनी ज़िंदगी से, ख़ास तौर पे हर डायबिटिक पेशेंट को, कि कम से कम वो स्मोकिंग को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। तो इसके लिए विल पावर की ज़रूरत होती है। कुछ लोग कहते हैं जी निकोटीन हमें चाहिए, निकोटीन के लिए क्या करें? और
क्यों जी मिस बताएं, विल पावर यूज करें, क्या करें? इसमें जैसे भी डॉक्टर साहब सिगरेट की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक सिगरेट में 4000 केमिकल्स होते हैं, जिनमें से एक केमिकल जो है वो निकोटीन है और बाकी जो है वो दूसरे किस्म के केमिकल्स हैं। अगर आप खुद देखें कि एक दिन में अगर एक इंसान 10 सिगरेट पी रहा है तो उसको अगर हम 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक दिन में 10 सिगरेट पीने वाला शख्स कितने अपने अंदर जो है वो केमिकल्स लेकर जा रहा है, मतलब 40,000 केमिकल्स पर डे वो अपने अंदर लेकर जा रहा है। तो उसकी बॉडी के अंदर फिर क्या क्या नुकसानात हो रहे होंगे, क्या उसकी जो है वो चीज़ें किन किन चीज़ों में जो है इफ़ेक्ट आ रहा होगा, किन किन बॉडी पार्ट्स में वो अंदर, तो बहुत डेंजरस ये चीज़ है। और बाकी जो डॉक्टर साहब ने बात की कि बहुत सारे लोग जो कंपेयर कर रहे होते हैं कि अच्छा फलां भी तो डायबिटिक पेशेंट सिगरेट पीते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकता, ये बेसिकली एक डिनाइल होता है। डिनाइल मतलब ये कि आप अपनी ज़ात को जो है वो धोखा दे रहे होते हो, झूठी तसल्लियाँ देते हैं कि अच्छा मैं जो है मैं इतने भी सिगरेट नहीं पीता जितने कि वो फलां शख्स पीता है, या अभी तो मुझे पीते हुए इतना अरसा भी नहीं हुआ, फलां शख्स को 20 साल हो गए पीते हुए, उसे कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। तो ये सारी जो है जो अपने आप को हम झूठी तसल्लियाँ देते हैं, इनसे हमें आज़ाद करना होगा और हमें हकीकत का जो है वो सामना करना होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये निकोटीन पैचेस भी कुछ लगा सकते हैं वो? इसमें निकोटीन गम्स होती हैं, पैचेस भी। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि अच्छा हम सिगरेट जो है छोड़ना चाहते हैं तो इसमें भी हम निकोटीन गम्स जो है वो खाना शुरू कर दें, लेकिन देखा जाए तो उसमें भी तो निकोटीन आपके अंदर जा ही रही है ना, तो वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। और ये एवर्सिव थेरेपी क्या होगी? मतलब कि हम यानी कि वो उनको कोई ऐसी, अगर जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि ऐसे लोगों को अगर लेके ये खुदा न खास्ता जो हॉस्पिटल्स जहाँ लंग कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जहाँ पे ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, इनको लेके दिखाया जाए कि भाई ये देखें ये पीते थे, ये एंड रिज़ल्ट है, तो कुछ तो साइकी पे असर पड़ता है ना। अच्छा, इसमें ये है कि उनके लिए जो सिगरेट पीते हैं उसमें ये है एक तो वो इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, दूसरा ये कि अपनी थॉट्स को जो है जो इनके बिलीफ बने हुए हैं उनके ऊपर इन्हें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉल्स बिलीफ जो हैं वो बन चुके हैं जी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा जब तक मैं खाना खाने के बाद सिगरेट नहीं पीऊँगा तो मेरा खाना हज़म नहीं होता। डॉक्टर साहब ने कहा मुझे पीने को, डॉक्टर साहब मैंने सुना कहते हैं डॉक्टर साहब ने कहा कि पिया करो सिगरेट, वो डॉक्टर साहब खुद भी पीते हैं। तो ये भी है डॉक्टर साहब, ऑनेस्टली कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो पी रहे सन सिगरेट, सानू कह रहे सन हाँ, वो पीते हैं, कई तो पेशेंट्स के सामने पीते हैं। हाँ। तो उसमें ये मिस की बात बिल्कुल ठीक है, जो अक्सर जो सिगरेट शुरू करने की बात होती है खाना हजम करने के लिए, एक मिथ है कि खाना आपने खाया, मेरा खाने के बाद बहुत सारे लोग सिगरेट सुलगा लेते हैं कि मेरा खाना हजम होगा, हालांकि ये उनको पता नहीं कि ये जो स्मोकिंग है ये आपके जो स्टमक का अल्सर अगर हो किसी को तो इसको हीलिंग में इम्पेयरमेंट होती है, हीलिंग नहीं होता वो, यानी उसमें भी रुकावट पेश आती। तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि खाना इससे हजम होगा तो मैं सिगरेट पीऊँगा, तो इससे लोग इससे शुरू करते हैं। लोग कुछ कहते हैं जी डिनाइल में होते हैं मैं 2-3 ही पीता हूँ, लेकिन जो 2-3 पीता है उसके तो छोड़ना बहुत आसान है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे रमज़ान, तो रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जिसमें यू हैव ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू क्विट स्मोकिंग, ठीक है, उसमें आप स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं। पहले दिन से तैयार कर लें कि कोई ऐसा दिन रख लें मैंने इस दिन से मैंने छोड़ देनी है। लेकिन ये देखें कि अगर आपको पीना भी है तो कम से कम जो बच्चे आपके छोटे छोटे मासूम घर में हैं, नौज़ायदा बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ कमरे बैठ के पी रहे हैं लोग, तो ये एक बड़े एक गलत बात है कि उन बच्चों को भी उस रिस्क पे लेके जा रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी में जिन्होंने जिनको उसको फ़ायदा नहीं। आप बच्चों के साथ तो ना पिए, अगर बीवी से कोई लड़ाई है तो उसके साथ बैठ के पी लें ताकि उसको भी कोई नुकसान पहुंचे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि सिगरेट अगर छोड़ना चाहते हैं तो उसमें एक चीज़ है कि अगर आप ये कहते हैं कि अच्छा मैं एक दफ़ा ही एक साथ ही छोड़ दूंगा तो उसमें फिर चांसेस हैं कि आप दोबारा बहुत जल्द शुरू कर सकते हैं। उसमें तरीका ये है कि पहले तो आप कॉन्शियसली जो है वो अपनी क्वांटिटी को देखें कि आप कितने सिगरेट पर डे पी रहे हैं, right. क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे जिन चेन स्मोकर्स को हम देखें तो वो बिला वजह बैठे हुए दोस्तों में तो सिगरेट लगा के तो पी लिया, हालांकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी सिगरेट कुछ तो मिस क्रिकेटर्स इतने ज़बरदस्त हैं, वो क्या करते हैं जब इनिंग्स खेलने जाते हैं ना तो अपना सिगरेट पकड़ा के जाते हैं, कहते हैं यार बुझन ना दही में होने आ रही है तो फौरन आउट होके आ जाते हैं। तो वही ना उनकी मतलब ये कि ज़रूरत नहीं होती लेकिन बिला वजह वो सिगरेट पिए जा रहे होते हैं। तो इसमें कॉन्शियसली आप देखना शुरू करेंगे, जैसे खाने के बाद अगर आपकी ज़्यादा ज़रूरत है सिगरेट पीने की
तो ये अपनी टाइमिंग्स आप नोट कर लें। फिर उसके बाद ये है कि उसमें से आपके अगर पर डे आप 20 सिगरेट्स पी रहे हैं तो उनमें से 10 ऐसे सिगरेट होंगे जो आप बिला वजह पी रहे हैं, तो वो फिर उनको आप ख़त्म करें, उनको पहले निकालें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पहले 1 छोड़ें, फिर 2, फिर 3, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप कम की जानिब आते जाएं, तो वो फिर आपको छोड़ने में आसानी होगी सिगरेट छोड़ने में। बाज़ अगर पीयर प्रेशर होता है, आपके साथ दोस्त ऐसे बैठे हुए हैं जो आपकी कंपनी सर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है पीयर प्रेशर, और आपके लोग ऐसे दोस्त ऐसे हैं, वो कुछ नहीं ना पी लें यार, कुछ नहीं, वो सेलिब्रेशन टाइम, सेलिब्रेशन होती है, सारे बैठ के पी रहे हैं, वो पूरा ग्रुप का ग्रुप पी रहा है, तो टोला पी रहा है स्मोकर्स का, तो लगा वो एक दूसरे को लगा के भी दे रहे होते हैं और ऑफर भी कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, उस ग्रुप जो पीयर है उस प्रेशर ये आपको काफ़ी कंपेल करता है कि स्मोकिंग, इस चीज़ से ग्रुप से वो कैसे आप करें, छुटकारा कर सकते हैं, ये हर बंदे पे इंतज़ार है कि बिफोर हैंड अपनी सेहत को पहले रखें, अपने आप को प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ कि अपने सेहत को खुद ख्याल रखें। कोई कहेगा कि उस तब ख्याल नहीं रखना, किसी के कहने पे ख्याल नहीं रखना, खुद एहसास कर ले कि मैंने इसको ठीक करना है, मैं ही उसको ठीक कर सकता हूँ, तो फिर इसमें बेहतरी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं और आपने बताया कि लॉन्ग स्टैंडिंग देर से पी रहे हैं, फिर इनको आप जब वॉक का कहते हैं तो फिर इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि सांस जल्दी फूल जाता है, या सीढ़ियाँ चढ़ने पे, या फिर ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि थोड़ा सा चले तो यहाँ पे काव्स में, पिंडलियों में दर्द शुरू हो गया, इस किस्म के ये चारों मसाइल हो सकते हैं। देखिए लंग्स तो अफेक्ट होते हैं, लंग्स में एक तो एक्सट्रीम फॉर्म है कि लंग कैंसर की फॉर्म है, दूसरा है कि COPD जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ भी COLD भी कहते हैं जिसको, तो ये हो जाती है, स्मोकर्स को होती है, जिसके साथ उनके लंग के अंदर ऐसी चेंजेस आती है, फेफड़ों के अंदर वो स्टिफ हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं पहुँचाते, थोड़ा चलने से सांस चढ़ना शुरू होता है, ज़िंदगी आप थोड़ा सा भी चलते हैं, आधा किलोमीटर भी चला तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो पाँव की नालियाँ, टांगों की नालियाँ वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, तो चलते हैं तो खून टांगों को सप्लाई नहीं होता है, टांगों में ईंठन पैदा होता है, जिसको हम लेग एंजाइना भी कहते हैं, रुकते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर जब चलते हैं फिर शुरू हो जाता है एंजाइना की तरह, तो ये भी इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन जिसको कहते हैं, ये इसके साथ स्मोकर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ख़ास तौर पे फिर बात कर रहा हूँ कि अगर डायबिटिक अगर स्मोकिंग करता है तो ये एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म ठीक हो गया। और क्या इससे लिवर पे भी कोई इफेक्ट आता है? लिवर पे सच इफेक्ट तो नहीं आता, डायरेक्ट इफेक्ट कोई नहीं इसका लिवर। ठीक है। लो जी डॉक्टर साहब, ये जो सवाल थे आपने खोल खोल के बयान कर दिए, इसके जवाबात सारे। सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये कहते हैं कि वो गोलियां खा रहे हैं और अब शुगर लेवल उनके मुस्तकिल हाई रहते हैं। वालिद साहब की बात करें, 15 साल से, एक तो आपने कह दिया ना कि सिगरेट छोड़ दें, तो ये अपनी गोलियां जारी रखें, अपने क्या करें? देखिए एक तो है कि जो भी चीज़ें ना है कि उसको गोलियों से अगर कंट्रोल उनका अच्छा है, इन्होंने नहीं लिखा कि उनका इवन क्या था और उनका कब से इनका स्टेटस क्या रहता है। अगर इतना ज़्यादा बुरा नहीं तो गोलियों से कंट्रोल किया जा सकता है और अपने ट्रीटमेंट को इंटेंसिफाई किया जा सकता है। लेकिन जो बरसबील तज़किरा ये मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के 3 पोर्शन हैं, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन। मेडिसिन का नंबर 3 है, मैंने डाइट को पहले बोला, एक्सरसाइज को दूसरे नंबर पे बोला, तीसरे नंबर पे मैंने दवाई को बोला। तो हम जो पेशेंट्स हैं, हाँ डॉक्टर भी पेशेंट भी, हम इस मेडिसिन के नंबर पहला देने की कोशिश करते हैं। जो तीसरे नंबर पे हम पहले नंबर पे रखेंगे तो ये जुल्म और ज़्यादती होगी। तो पहले पे डाइट और एक्सरसाइज, यानी 2/3 हिस्सा आपका लाइफस्टाइल है, इसको चेंज कर लेंगे तो दवाइयाँ का नंबर 1 सप्लीमेंट्री इफेक्ट रह जाता है, जो आपको सप्लीमेंट करती है अच्छे ट्रीटमेंट, कारगर हो जाएंगे, कारगर हो जाती है। ऐसा आपने कोई और बात पूछनी है? फिलहाल नहीं। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन, फॉर जो आपका सारा नॉलेज है इतने सालों का, ओवर 2 decades, वो आप सारी चीज़ें खोल खोल के बयान करते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मिस इकरा तारिक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नाजरीन, इजाज़त दीजिएगा आज के प्रोग्राम से। इंशाल्लाह हर थर्सडे को आपकी खिदमत में डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फ़ोरम से हम हाज़िर होते रहेंगे। अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। इन केस यू फील लाइक मीटिंग, टेक एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, या हमारी जो साइकोलॉजिस्ट हैं मिस इकरा तारिक और दूसरे जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे अगर आप मिलना चाहें तो आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। और स्क्रीन मुझे मोहसिन साहब का नंबर
जहन से निकल रहा है। आई थिंक इट्स 0300 741 3639। तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। यू कैन टेक द अपॉइंटमेंट और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, इसमें जो है ना एक जो हम इस जो सारा मिस भी करते हो आप भी जो काम, इसको प्रॉपर्ली एडवर्टाइज नहीं है इसको किया गया, मतलब हम अपने रिसेप्शन पे नहीं कर रहे उसको। मैंने पिछली बात की कि स्टैंडीज़ अगर कोई हम मोहसिन साहब जो कोई बंदा हो, ये डॉक्टर साहब मैं डन हो गया। आजकल हम स्टैंडीज़ बनवा रहे हैं। अच्छा, बनवा रहे हैं ना, तो स्टैंडीज़ पे लिखा हो कि ये प्रोग्राम होते हैं हमारे पे और बहुत सारे पेशेंट। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ, मिस भी हैं, अगर एक छोटी सी आप मुझसे तहरीर लिखवा लें, उसको डॉक्टर साहब के पास ले जाएं, कुछ उसमें चेंजेस करा के अगर हम वहाँ पे अप्रूव आज के आज में कर लें, ताकि मैं तलहा को कहूँ भी हमें ये भी स्टैंडर्ड उसमें ये वो पता क्या पेशेंट का मुझे फीडबैक आ रहा कि हम फेसबुक देखा, हमने कहा एक पेशेंट था कहते मैं 3 साल आए, मैं फेसबुक प्रोग्राम देखा, मैं कहा चलो डॉक्टर साहब के पास चलें। इस तरह के आ रहे हैं लोगों के अंदर आज ही बनवा। मैसेजेस में भी जो है वो अक्सर आया होता है कि हमें डॉक्टर इम्तियाज जो है उनसे अपॉइंटमेंट चाहिए, और इस तरह जो चीज़ें ना कि इसमें और प्रॉपर्ली एडवर्टाइज के वो जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो सारे फेसबुक हमारा जो पेज है उसको ऐड कर लें अपने मोबाइल्स के अंदर, तो उसमें उनको पता हो मिस का प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम, या जो भी हमारे प्रोग्राम चलते उसकी लिस्ट लगी हो कि फ़लाँ दिन ये प्रोग्राम चल रहा है, तो आप इससे आप फायदा उठाएं। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा